रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड स्टेट में होगा? गैलियम। किसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड है? क्या मतलब होगा, हायर स्टेबल की लोअर स्टेबल? क्या कल कोई रेडिकल टेस्ट आया था? सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाया था? बोरेक्स बीड। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? Na2B4O7 और 10 water molecule. On heating, it will form a glassy mass, and this glassy mass is known as borax bead. इसी को क्या बोलते हैं? बोरेक्स बीड। अब इस बोरेक्स बीड को अलग अलग ट्रांजिशन मेटल, ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड बोला है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल आयन से ट्रीट कराते हैं तो हमें कलर्ड क्या मिलते हैं? मेटाबोरेट्स। और कलर मेटाबोरेट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे वाले सैंपल में कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन गिवन है। ठीक है, सपोज इफ कलर कम्स ब्लू तो कॉपर, कलर कम्स डीप ब्लू, कोबाल्ट के केस में यही कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इफ इट इज क्रोमियम देन कौन सी स्टेट होगी? +3। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। बोरेक्स के बाद आई थिंक बोरिक एसिड स्टार्ट कर दिया था। बोरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोरेक्स से ही है। इसका क्या कराया गया? हाइड्रोलाइसिस। मैं बेटा फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें हम कवर कर पाएंगे जो कल कंप्लीट कर ली थी। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें याद है एक तो मिलेगा बेस और दूसरा मिलेगा एसिड। एसिड कैसा है? वीक। और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इसलिए पूरा सॉल्यूशन कैसा है? एल्केलाइन। ठीक है, अब इसमें मुझे किसको सेपरेट करना है? बोरिक एसिड को। तो बोरिक एसिड को सेपरेट करने के लिए किसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा? NaOH को। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या तो H2SO4 रख दूं या फिर HCl, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सल्फेट हुआ तो सल्फेट बन जाएगा, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड बन जाएगा। और क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा? H3BO3। कौन सा एसिड है ये? बोरिक। इसके बारे में जल्दी जल्दी दो तीन बातें बताइए। क्या ये प्रोटिक एसिड है या लुईस एसिड है? ये लुईस एसिड है, ये प्रोटिक एसिड नहीं। क्यों नहीं बोले इसको प्रोटिक? क्योंकि ये H+ नहीं दे रहा है, ये लॉन पेयर रिसीव करा। और बेटा इसका क्वेश्चन पीछे दिया हुआ भी है ना। नेक्स्ट, क्या इसमें हमें 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल रही है? स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक डायग्राम बना हुआ है। देखो एक मिनट, ये बात हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करके आए थे कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिल सकता है क्योंकि इनमें 3 जगह OH आया हुआ है। और आप याद करो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के समय जब बोरिक एसिड के बारे में मैंने बोला था कि ये अपनी लेयर बनाएगा, अपन मॉड्यूल नंबर 5 में इसका डायग्राम देखेंगे। तो अब देखो इसका डायग्राम क्या है। यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है सबसे टॉप पे। तो ये डायग्राम इसकी कौन सी लेयर को बता रहा है बेटा? 2D लेयर। क्योंकि बॉन्ड कैसा है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट होता है? नहीं सर। कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। तो ऐसे बॉन्ड से बनने वाली स्ट्रक्चर 3D नहीं हो सकती, क्या होगी? 2D। दोनों के बीच लेयर्स में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? हाइड्रोजन। दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन? कैसे पता लगेगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट विद FON, तो कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक कल आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्या इसका हाइड्रोलाइसिस भी किया था, क्या प्रोडक्ट बनाया था? अगर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बनाएगा BOH4-, और ये वाला क्वेश्चन ही एक्सरसाइज 2 में गिवन है। क्या इसको हीट करके कुछ बनाया? अगर इसको हीट करें तो ये क्या बनाएगा, पहले तो मेटाबोरेट, और चाहें तो और हीट करने पर फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B2O3 में। और इसका एक नाम रखा था सेस्क्यू ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने, अरे एक सब ऑक्साइड भी बन सकता है, रेशो क्या होता है 3:2। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने कल कंप्लीट कर लिया। तो एक फ्लो चार्ट बना लीजिए इस तरह से, जिसमें हमने दोनों चीजों को सबमर्ज कर लिया है। केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है इसमें, किसका, बोरेक्स का, जो कि किसके थ्रू बनेगा, कोलेमिनाइट के थ्रू, केवल उसको छोड़कर बाकी सब है। उसको भी आप चाहे तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोलेमिनाइट का फॉर्मूला बोलो, CA2B6O11। किससे ट्रीट कराया बेटा, सोडियम कार्बोनेट से, तो वो क्या बना लेगा, बोरेक्स। अच्छा, टेस्ट में क्या क्या आएगा मैं फिर बोल दे रहा हूं। जिस टाइम से आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया होगा नोटबुक में, वहां से लेकर और लास्ट टॉपिक हाइड्रोलाइसिस तक ये पढ़ने। आयनिक बॉन्ड किससे स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग में। तो आयनिक बॉन्ड जिस दिन स्टार्ट हुआ था वहां से देखिएगा अपनी नोटबुक, वहां पर आपको आयनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन, हीटिंग इफेक्ट, सॉलिबिलिटी, है ना, वो सब उसमें ही है बेटा, अलग से नहीं है। वहां बाहर क्या हुआ था कि उसमें जगह नहीं बची थी, लाइन बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए अपन ने उसको शॉर्ट में लिख दिया था। मैं लिखना सिर्फ आयनिक बॉन्ड चाह रहा था, आयनिक बॉन्ड एंड रिलेटेड टॉपिक, तो रिलेटेड टॉपिक सारे ही हैं, हीटिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह सब, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार आप देखना, क्वेश्चन तो बहुत ही कम है उसके। ठीक है, पोलराइजेशन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा, और पी ब्लॉक कहां तक आएगा, हाइड्रोलाइज, जहां से फैमिली स्टार्ट हुई उसकी पहले पहले हाइड्रोलाइसिस तक। एलोट्रॉप्स तो हट ही गए अब, है ना। तो आपने एलोट्रॉप जितना पढ़ रखा है वो कार्बन ग्रेफाइट वगैरह वाले वही काम आते हैं, बाकी तो कोई काम आते भी नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अभी अपने पास 4-5 दिन है, आप स्टार्ट करो, और अगर कोई डाउट्स हो क्वेश्चन करो। सबसे मेजर पोर्शन क्या करना है, क्वेश्चन, जिसने कर लिए क्वेश्चन उसका हो गया, जिसने नहीं किए तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। और क्वेश्चन मोस्टली हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन मोस्टली हमने कर लिए हैं, अब खुद कुछ क्वेश्चन तो खुद भी करना पड़ेगा, है ना। सारे ही क्वेश्चन अगर क्लास में कर लेंगे स्पून फीडिंग की तरह, तो फिर खुद से तो क्या ही करोगे। पर मैंने देखा है आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन डाउट ही नहीं पूछता है। तो मुझे को बहुत सरप्राइज हुआ, बॉयज में तो लगातार सुबह कोई ना कोई आके पूछते ही रहता है कि सर ये क्वेश्चन मैंने इतने कर लिए। आप बता दो एक्सरसाइज में कहाँ तक किया आपने, सारे कर लिए? अभी देख रहे हो ना पेज पलट के, इसका मतलब आपको क्वेश्चंस याद ही नहीं है कि कहाँ तक के करने हैं। अच्छा, आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, सारे हो गए। एक दिन आपको बुला के टेस्ट लेंगे आपका, है ना, ऐसे अलग से बुला के सैटरडे को टेस्ट लेंगे। टेस्ट ऐसे लेंगे कि मैं ऐसे बरवली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, देखते हैं कितना अच्छे से तैयार किए। ये नए साल का पहला टेस्ट है ना, वो अच्छे से करना है। चलो अब आगे आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब मुझे नोटबुक दे दो जिसमें लास्ट कल पढ़ाया हो बेटा, मैं देख लेता हूँ। हाइड्रोलाइसिस हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, यानी कि इसका तो हो गया। अब अपन नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। अपने पास है बोरेट रेडिकल टेस्ट। अब एक बार बताओ, बोरिक एसिड में से
अगर सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दिए जाएं तो क्या बनेगा? BO3 - 3 एंड दिस इज नोन एज बोरेट। इसी को क्या बोलते हैं? बोरेट। क्योंकि हमें याद है एक एसिड में से अगर हाइड्रोजन चले जाएं तो उसके एनायन को क्या बोला जाता है? 8। अब ये बोरेट रेडिकल है ना। रेडिकल किसको बोलते हैं? किसी भी आयन का ग्रुप हो, जैसे NH4+ भी तो अपने आप में क्या है बेटा? एक रेडिकल है। तो जब भी कोई ग्रुप होता है आयंस का, या वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन्हें क्या बोला जाता है? रेडिकल्स। बताओ, रेडिकल स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। दे ट्राई टू अचीव देयर स्टेबिलिटी बाय कंबाइनिंग, है ना। अब यहाँ पर ये एक टेस्ट लगाना है, बोरेट रेडिकल टेस्ट। इसका क्या मीनिंग है ये समझ ले। टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया टेस्ट है बेटा? एल्कोहल। विच बर्न्स विथ, जो कि बर्न होगा ग्रीन एज फ्लेम के साथ। और हम यहां पर किस अल्कोहल की बात कर रहे हैं बेटा? C2H5OH। देखिएगा बोर्ड पे, H3BO3 इस तरह से लिख लिया जाए H3BO3 को। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे? एल्कोहल से। देखो, 3 मोल में एल्कोहल ले लेता हूं, उससे क्या होगा कि हर जगह किसको रिमूव किया जा सकता है? वाटर को रिमूव किया जा सकता है। H2O, ये H2O और ये H2O। बताइए क्या बनेगा? सर बोरोन होगा, और इसके 3 ऑक्सीजन, और साथ में सभी जगह क्या होगा? C2H5। तो देखो ये बोरेट था, 3 ऑक्सीजन है, बाहर 3 लगाया। अब इसका नाम क्या बन गया? इथाइल बोरेट। तो ये एक तरह का टेस्ट है, इसका नाम क्या रखा गया है? बोरेट रेडिकल टेस्ट। क्यों बोला है बोरेट रेडिकल टेस्ट? क्योंकि पहले बोरेट बना है 9, और उस पे सारे कौन आकर एडजस्ट हो गए? C2H5, क्योंकि मैंने रिएक्शन किससे कराई? C2H5OH से। तो एक्चुअल में ये किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? एल्कोहल को। और एल्कोहल में अलग अलग कलर का फ्लेम आएगा। तो इसमें जब इथाइल एल्कोहल होगा तो कैसा फ्लेम आएगा बेटा? ग्रीन एज्ड। ग्रीन एज का मतलब क्या? बाहर से जो फ्लेम होती है उस पे कैसा कलर आएगा? थोड़ा सा ग्रीनिश आएगा। तो उससे जो टेस्ट आया, उसी टेस्ट से बनने वाले मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? इथाइल बोरेट। और ये नेचर में कैसा होता है? वॉलेट है। आपको कहते हैं एल्कोहल का तो बहुत ही कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा ही अगर फायर, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर उसको मैचस्टिक वगैरह दिखा दें तो फायर कैच कर लेगा, तो वो वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनेगा। और उस वॉलेटाइल प्रोडक्ट का कलर किस तरह का आएगा? ग्रीनिश। इसीलिए इसको कौन सा टेस्ट बोला जाता है? बोरेट रेडिकल टेस्ट। अब लिख लीजिए इसको। ये यहां से यहां तक तो रिवीजन था कल का। आपको सारी रिएक्शन इसी तरह से, जैसे मैंने अपना एक मेथड बना लिया कि मैं इसको इससे कनेक्ट करके मैं सारी रिएक्शंस एक साथ लिख सकता हूं, तो ऐसे बेटा आप भी अपना एक मेथड जनरेट कर लो। या इससे समझ में आ रहा हो तो अपने आप इसी में ही बना लो कि हाँ इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है।
हाँ लिख लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में बताओ, ये हटा दो ना बेटा ये वाला पार्ट। डाइबोरेन के बारे में बताओ, प्रीवियसली क्या क्या अपडेट है अपने पास। एक तो डाइमर है, डाइमर बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज किया है, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड मतलब क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा जो होगा बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टोटल डेफिशिएंसी चल रही है। ऐसे केस में ये वाला किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह। कब कर सकता है लुईस एसिड की तरह एक्ट, जब कोई लुईस बेस इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या इसका कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में। पेज नंबर 64। अपने को 1 महीने से ऊपर हो गया है ना। मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ भी करना हो इनऑर्गेनिक में तो एक हाथ में मॉड्यूल और एक हाथ में नोटबुक रखो बेटा। मॉड्यूल के क्वेश्चन जब तक आप ढंग से नहीं करोगे, समझ लो फिर इनऑर्गेनिक में आपको कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम आएगी। मैंने आपको पहले भी बोला था, हर बच्चा पीटी पढ़कर आएगा और आपके जितना ही पढ़कर आएगा। हर बच्चा बॉन्डिंग करके आएगा और आपके जितना ही अच्छा करके आएगा। हर बच्चा कोऑर्डिनेशन करेगा क्योंकि वो उसको भी अच्छे से आता है। ओनली डिफरेंस जो बनेगा वो किससे बनेगा, पी ब्लॉक से। क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें हम देखकर ही छोड़ देंगे, है ना। अगर आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा तो आप इसको देखोगे भी नहीं क्योंकि रिएक्शन दिख रही है। पर अगर एक बार देख लिया तो एटलीस्ट आप उसको एक बार पढ़ने की कोशिश तो करोगे ना कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्या इसमें हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ा, पढ़ा। वो क्या हमें नहीं आता, आता है ना। बैक बॉन्डिंग आया, उसके बाद में डाइमर पॉलीमर आए। और उस समय ही मैंने बोला था किसका एक क्वेश्चन पीछे है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन लुईस एसिड है। तो वो कौन है बेटा, B2H6। कौन होते हैं लुईस एसिड, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो क्या कर सकता है, अपना ऑर्बिटल वेकेंट कर लेगा अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो चलिए अब मुझे B2H6 बनाना है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसमें 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स हैं। ब्रिज हाइड्रोजन का क्या काम है, आवाज कहाँ चली गई सर, ब्रिज बनाने का काम है। इन्हीं के थ्रू ये दोनों सेंटर आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक यहां और एक यहां शिफ्ट होकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अब इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों बोले 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही सेंटर हैं सर। ऐसे कितने बॉन्ड होते हैं, 4। और ये कितने बॉन्ड हैं, 2। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात आई। क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यस सर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिनूं एक बोरॉन की सराउंडिंग में तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब आ जाते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। क्या मुझे बोरोन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करना है, बस यही तो करना है। पर ये सीधे ऐड नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चली रही है, कुछ मैकेनिज्म्स आए क्या, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स में कुछ एजेंट्स आएंगे आपके जिसमें आएंगे मेटल हाइड्राइड, जैसे NaH, और एक बहुत महंगा हाइड्राइड आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, हाइड्रोजन। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मेटल के साथ है H। H किस स्टेट में होता है, माइनस, और ये है प्लस। तो ये उसके साथ सीधे जुड़ सकते हैं। तो मुझे एक सोर्स तो किसका चाहिए, बोरोन का। तो बोरोन का बैक बॉन्डिंग में एक एग्जांपल पढ़कर आए थे अपन, बोरोन टाइफ्लोराइड। क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लॉन पेयर और पहले से बॉन्ड बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसकी रिएक्शन इनमें से किसी से भी करा दूं, फॉर एग्जांपल NaS से ही करवा दिया जाए,
तो एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आपको याद है नेगेटिव किसके साथ जाएगा बेटा, पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं पर हम प्रोडक्ट तो सीधे बना ही सकते हैं। NaF और बोरोन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है मुझे, तो बनाना ही क्या है, डाई बोरेन। बाकी तो बैलेंसिंग करके अपन पूरा प्रोडक्ट बना लेंगे। सेकंड, इसी बोरोन ट्राइफ्लोराइड को महंगे रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 से ट्रीट करा देते। बताइए इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। सर B प्लस है, F माइन, यहाँ पर Li प्लस है, Al+3 है और H माइनस है। तो अब देखो लिथियम मेटल है बेटा, उसकी एफिनिटी किसके साथ होगी, फ्लोरीन के साथ। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, LiF। एल्यूमिनियम भी मेटल है, उसकी भी एफिनिटी किसके साथ होगी, फ्लोरीन के साथ। तो क्या बनाएगा, AlF3। अब बताओ यहाँ कौन बच गया है, यहाँ कौन बचा है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, B2H6। बस इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस परफॉर्म करनी है। आपको याद नहीं करना है कुछ, आपको जब रिएक्शन मिलेगी तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन करनी है बस। और प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है, चार मेथड है। या तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से, या रिडॉक्स होगा, रिडॉक्स समझते हैं, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, या डिस्प्रोपोर्शन होगा। डिस्प्रोपोर्शन एंट्री हम कहाँ करते जा रहे हैं, पीछे भी करेंगे, तो बस वहीं से आएंगे डिस्प्रोपोर्शन। और चौथा हो सकता है हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको कुछ पढ़कर आने को बोला, क्या चीज पढ़ के आने को बोला, केमिकल बॉन्डिंग में हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अभी कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे दोनों जगह, डबल डिस्प्ले। क्या किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया, नहीं आया सर। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 थी, वहां भी वही चल रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट मेथड, क्योंकि इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ जाता है, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है ना बेटा। क्या दो बार, या एक इसका भी तो पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जा रहा है, इसका भी तो नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अब आ जाइए थर्ड, अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सोडियम बोरो हाइड्राइड। हाँ एक मिनट, सोडियम बोरो हाइड्राइड रिएक्शन कराओ I2 के साथ। अब खुद बनाओ प्रोडक्ट, जब तक मैं बैटरी चेंज करता हूँ। अब खुद से बनाओ प्रोडक्ट, इसको ब्रेक करके रखो बेटा, रटो, जस्ट ब्रेक कि क्या क्या बन सकता है और कौन किसके साथ जा सकता है। बताओ क्या क्या ब्रेक डाउन होके क्या क्या आयन बना सकता हूं यहाँ पे। सर एक तो पहले दो पार्ट में देखो, जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो ना तो पहले उसको दो बड़े पार्ट में डिवाइड करो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे मालूम है कि सोडियम आयन है तो वो यहां से आयोडीन को कैच करेगा, और इसके इससे मुझे क्या बनाना है, B2H6। तो इसमें से H माइनस अलग कर दूं मैं, तब जाकर मुझे, जैसे यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या ले लो, 2 ले लो। तो 2Na प्लस और 2BH4 माइनस, तो एक तो मेरे पास 2H माइनस अलग होते से क्या बन जाएगा, B2H6 अलग हो गया। अब देखो आप, यहां पर एक तो है H माइनस, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, I माइनस में। पर I माइनस यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बताओ एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, NaI। एक प्रोडक्ट क्या बन गया, B2H6। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2। अब देखो किस किस का ऑक्सीडेशन हुआ, किस किस का रिडक्शन हुआ। I2 0 पे था, किस में कन्वर्ट हुआ, -1 में। इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहां पर क्या है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव से किस में चला गया, 0 पे, खुद का क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि in this following reaction which will act as oxidizing agent and which will act as reducing agent। तो अब बस आपको देखना है कि मेरे को फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाने। क्या नहीं बना सकता था, सोडियम आयोडीन के साथ ही जाएगा। ठीक है, अब सोडियम आयोडीन के साथ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सोडियम हमेशा कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। तो आयोडीन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो आयोडीन यहाँ पे किस स्टेट में, अब किस में आ गया, क्या हो गया, रिडक्शन। तो जिसका खुद का रिडक्शन हो, अब यहाँ देखो बचा हुआ किसी ना किसी का रिडक्शन भी कर, ऑक्सीडेशन भी तो करना पड़ेगा, बिना उसके रिडॉक्स होगी कैसे। तो यहाँ पर इस पूरे में एक तो मुझे B2H6 बनाना ही था, बचा हुआ पार्ट क्या था, H-। H- अकेला थोड़ा ना रहेगा, वो किसी ना, जब किसी का रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, इसीलिए H- किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 की फॉर्म में। आपको थोड़ा बहुत इस तरह से देखना ही पड़ेगा बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ पे किया। और कुछ हीटिंग इफेक्ट का आएगा तो मैं बताऊंगा कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट से देखना है, केवल 4 ही चीजों पे फोकस करना है। कौन कौन सी 4 चीजें, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। अच्छा, रेडॉक्स का एक एग्जांपल अपन उस समय भी करके आए थे, हीटिंग इफेक्ट, है ना, याद करो। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा याद आ जाए तो, जैसे कोई भी सल्फेट है, CuSO4 5H2, सबसे पहले जब आपने हीट किया था तो 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, फिर एक और बार हीट किया तो बचा हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो गया था, फाइनली कौन ब्रेक हुआ था। अब देखो हमने यहाँ पे बोला था कि ये भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये भी अपनी हायर में, इनमें से ना तो किसी का रिडक्शन पॉसिबल है ना किसी का ऑक्सीडेशन। क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों ही हायर में, दोनों ही एक साथ कहा जाएंगे, लोअर में। तो ऐसे केस में रेडॉक्स तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने एक प्रोडक्ट क्या बनाया था, CuO, और दूसरा प्रोडक्ट बनाया था SO3। अब आप याद करो, जब हमने यही रिएक्शन FeSO4 की पढ़ी थी तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया था Fe2O3 और एक प्रोडक्ट बनाया था SO2। क्यों बनाया था, क्योंकि ये +2 में है और ये +6 में, तो +2 वाला तो किस में जा सकता है, +3 में, और जो हायर में वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, लोअर में, इसलिए +4 में आया था और ये +3 में। तो रिडॉक्स होने के लिए दोनों रिएजेंट्स में से किसी एक का रिड्यूस होना जरूरी है तो दूसरे का ऑक्सीडाइज। अगर दोनों ही हायर में हो तब भी रिडॉक्स नहीं होगा, और दोनों ही लोअर में हो तब भी रिडॉक्स नहीं हो, इंटरमीडिएटरी हो कहीं तो रिडॉक्स पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए यहां पर आपको समझ में आ गया कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, H-। और कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन। और हमने पढ़ा भी था आयोडीन, F2Cl2 Br2I2, सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, आयोडीन। ये है मेथड नंबर 3 और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बेटा डबल स्टार लगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोलाइसिस। क्या इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, यस सर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और आपको याद है जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो OH किसके साथ जुड़ जाता है, सेंट्रल एटम के साथ, तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड, और H2 विल बी रिलीज्ड, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। किसी भी नॉन मेटल को हीट करोगे तो वो हमेशा अपना क्या ही बनाएगा, ऑक्साइड। CH4 को हीट करो क्या बनता है, CO2 बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि नॉन मेटल कार्बन के साथ अपना ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ भी ये बन गया, और इसका यूज होता है रॉकेट प्रोपेलेंट्स में, यानी कि रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसके इनहेंसमेंट में, यानी कि उसको बर्न करने में हेल्प करता है। तो ये इसका यूज, ये वाली रिएक्शन का यूज बेटा किस में होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में। हालांकि यूजेस याद हो जाए तो ठीक, पर एक बार पढ़ने जरूर है। और लास्ट, क्लीवेज ऑफ B2H6।
बताओ B2H6 कब ब्रेक हो सकता है? जब उस पे कौन अटैक करेगा? लुईस बेस। क्यों करेगा ये ऐसा? क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की चल रही है डेफिशिएंसी। क्यों चल रही है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी? क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। किसी का भी हो रहा है क्या? इसका या इसका? सर किसी का भी नहीं हो रहा। इसलिए इसके दो पार्ट हो सकते हैं, या तो ये बेटा कैसे टूटेगा? सिमेट्रिकल। और या फिर ये कैसे टूटेगा? अनसिमेट्रिकल। हमने कुछ मेथड लगाकर याद कर लिया था कि जब कोई बड़ा आदमी ब्रेक डाउन करेगा तो सिमेट्रिकल। बड़ा किसको बोला था? यानी कि लार्ज अमाइंस को। और लार्ज अमाइन हम किसको मानते हैं? 3 डिग्री। जब मेरे पास कैसे अमाइन हो? स्मॉल अमाइन। स्मॉल अमाइन में किस किस को काउंट करते हैं? अमोनिया 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस को। लिखिए फिर मैं इसकी रिएक्शन यहां पे लिखता हूं। आप तो फिर भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपका दिमाग तो मुझसे ज्यादा तेज चलता होगा। जब मुझे याद हो सकते हैं रिएक्शंस, तो आपको तो मुझसे और तेजी से याद होंगे, है ना भाई? मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो मैं तो टाइप्ड हो गया कि मुझे सिर्फ केमिस्ट्री ही आती है। अब आपको बायो भी आती है, फिजिक्स भी आती है, तो इसका मतलब आपको तो ज्यादा जल्दी से आइडिया लगना चाहिए ना कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए। यानी आप तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए ना। बताओ, उसमें भी हाँ नहीं बोलते। अरे हो, फिर समझे नहीं मेरी बात। अगर किसी का एक्सपोजर ज्यादा होगा तो उसके पास चीजें भी तो ज्यादा समझने के लिए होंगी। अच्छा, आप मुझसे फिजिक्स का कोई सवाल पूछेंगे, मुझे तो एक भी नहीं आता, है ना? और आप मुझसे ज्यादा तो करोगे ही ना। बायो में आप मुझसे कुछ पूछोगे, मैं दो चार चीजें बता सकता हूँ, पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आप और मैं दोनों मिलकर पेपर देंगे तो 360 में से आपके 300 से ऊपर आएंगे, मेरे 30 आएंगे। क्योंकि मैं उसमें अपने हिसाब से जितना मुझे आता है उतने टिक करके आऊंगा, है ना? और फिजिक्स में तो शायद जीरो ही आए, माइनस भी आ सकता है, क्योंकि मैं तो सारे ही लगा के आऊंगा। तो ऐसे केस में आप भी तो आराम से इसको देखो, ऑब्जर्व करके। आप है ना, थोड़ा सा इसको ना ऐसे मत लो बर्डन की तरह। जस्ट गो विद द फ्लो कि पीछा ये बनाया जा रहा है तो ऐसे ही बना होगा। और एक दो बार आप लिखोगे ना, आप खुद ही कैच कर जाओगे कि अच्छा इसमें ये वाली बात है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर अब कर दूं, कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है? ये वाला। क्यों? क्योंकि सर इसमें रेडॉक्स टाइप हो रहा है। पूछा जा सकता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग। चलो अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन के दो मेथड मैंने बताए थे, या तो अनसिमेट्रिकली जाएगा यहां से, तब आपके पास क्या क्या बनेगा? BH2+ एंड BH4-। ये कब होगा क्लीवेज? जब हमारे पास कोई छोटा अमीन आएगा। कौन आएगा? कोई छोटा आएगा। अब आप यहां ध्यान से देखो, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? इसका तो हो गया सर, क्योंकि बोरोन के पास एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही थे, तो इसकी सराउंडिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका नहीं हुआ। बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज आने से इसके पास 2 ऑर्बिटल क्या हो गए? वेकेंट। इनमें कौन आसानी से एडजस्ट हो जाएगा? छोटा अमाइन। क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह है कि दो छोटे अमाइन इजीली सेट हो जाएंगे। अब बताओ ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं हुआ? दो तो ये रहे इसके पास, तो 4 तो यही हो गए, और अब इसकी सराउंडिंग में लोन पेयर आ गए 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 8। और इसलिए सारा काम क्या करने के लिए किया जाता है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए किया जाता है। ये तो अनसिमेट्रिकली गया। अब अगर यही सिमेट्रिकली जाएगा तो BH3 और BH3 बनेगा। अब इस बोरोन के पास कितना खाली स्पेस है? एक बॉक्स खाली है सर। उस बॉक्स में एक बड़ा अमाइन सेट हो सकता है,
और जब बड़ा अमाइन सेट होगा तो जगह भी ज्यादा घेरेगा, इसलिए इसमें दो छोटे अमाइन सेट नहीं होते, इसलिए लार्ज अमाइंस आने पर इसका ब्रेकडाउन कैसा होता है, सिमेट्रिकल। और जब स्मॉल अमाइंस आते हैं तो ब्रेकडाउन कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। तो जो इसके लिए लिखा है सेम इसके लिए भी है ना। बड़ा अमाइन इसके भी ऑक्टेट को क्या कराएगा बेटा, कंप्लीट करा दे। अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन हो तो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, 4। कौन से वाले, टर्मिनल। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसी से तो सर ब्रिज बना हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट प्लेस पे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ तो ब्रेक डाउन होगा। इसलिए बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक होंगे तभी हमें इसका कौन सा बिहेवियर नजर आ रहा है, लुईस एसिडिक बिहेवियर। क्या रिएक्शंस टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती हैं, टेम्परेचर चेंज होने पे प्रोडक्ट ऑल्टर हो जाते हैं क्या, हो जाते हैं। क्या कंसंट्रेशन से भी प्रोडक्ट ऑल्टर होते हैं, यस। तो हमें यहाँ पर इसकी ये जो रिएक्शन है अमोनिया के साथ, उसमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाने बेटा। ये वाला पार्ट हटा दो। B2S6 अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो हमें याद है कौन सा क्लीवेज होने वाला है, ये वाला अनसिमेंट, BH2 प्लस एंड BH4 माइनस। पर इस समय टेम्परेचर क्या है, लो। पर अगर यही क्लीवेज एक्सेस अमोनिया की प्रेजेंस में, और इस बेटा मैं थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो आप देखो यहां पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन। हु इज मोर रिएक्टिव, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर रिएक्टिव। तो वो सारे के सारे हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा BN, जिसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बिकॉज इट लुक्स लाइक ग्रेफाइट इन स्ट्रक्चर, इसलिए क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और अगर यही रिएक्शन मैं कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमोनिया ले लूं, मतलब कुछ रेशियो टाइप, तो ऐसे केस में फिर बनेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन। IOC का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। तो अपने को यहां पर ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि टेम्परेचर और उससे क्या चेंज हो गए, प्रोडक्ट्स का ऑल्ट्रेशन हो गया है। पहले केस में क्या हुआ जल्दी बताओ, नाइट्रोजन एक्सेस में और टेम्परेचर भी हाई है। तो आपको मालूम है हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, सीधे कौन आके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। फिर बाद में हमने किसको लिमिट कर दिया, अमोनिया के 2 मोल और इसका 1 मोल। तो मिला जुला के प्रोडक्ट बनाना है, इस बार हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, तो बस साथ में कौन ऐड हो गए, नाइट्रोजन। तो मिला जुला कर क्या बन गए, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या ये टॉपिक कहीं पहले पढ़ा है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड जिसने पढ़ा है। पढ़ा तो सब नहीं है ना। कौन इसके बारे में बताएगा सर हमने पहले ये पढ़ा है इसके बारे में। रुको रुको आप बोलो बेटा, हाँ बोल।
एक एक चीज बोल है ना, फिर किसी और से भी पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, और कुछ बैठो आप। और कहाँ पढ़ा था ये? बस यही खत्म, डबल सॉल्ट है। ठीक है। हम्म। आइसोमॉर्फस, हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होते हैं सारे एलम आइसोमॉर्फस। किसको याद ही नहीं है आइसोमॉर्फस? बोलो, याद नहीं है ना? कितने लोगों को बताओ याद है आइसोमॉर्फस क्या है? सब यही आते हैं ना अपन, डेली आते ही नहीं। फिर आधे लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया, आइसोमॉर्फस भूल भी गए। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ मानसी बोलो बेटा। स्ट्रक्चर सेम, फॉर्मूला डिफरेंट। किसके केस में? आयनिक कंपाउंड। आइसोमेरिज्म किसके लिए पढ़ते हैं? कोवेलेंट्स के लिए। तो हमने वहां पढ़ा था एलम के बारे में। अब देखो बेटा, एलम का जनरल फॉर्मूला याद ना हो, पर आप सबको एक एलम तो याद है, पोटाश। बोलो फॉर्मूला। K2SO4 Al2SO4 हाई। और ये ठीक है। अब क्या करो, इससे इसका जनरल फॉर्मूला बना लो। जनरल फॉर्मूला बनाने का मतलब है M2SO4, M2 डैश क्यों लगाया? क्योंकि दोनों मेटल अलग अलग। SO4 होल थ्राइस 24H2। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये वाला मेटल कैसा है मेरे पास? मोनोवेलेंट, यानी कि जिसकी वैलेंसी है 1। ये वाला मेरे पास क्या है? ट्राई वैलेंट। हम इस चैप्टर में स्पेशली इस फैमिली में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन आया हुआ है? ट्राई वैलेंट। और बोरोन फैमिली के मेंबर्स कैसे होते हैं? ट्राई वैलेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? तो रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे। मेटल आयन, सल्फेट आयंस और वाटर का क्या रेशियो है? मेटल आयंस, सल्फेट आयंस और वाटर का क्या रेशियो है? कितने मेटल आयन है? 2 और 2 4। कितने सल्फेट हैं? 3 और 1 4। कितने वाटर हैं? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 1:1:6। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मेटल आयंस और वाटर का क्या रेशियो है? 4:24, 1:6। इसका मतलब ये हुआ कि हर मेटल के आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल रहे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ईच मेटल आयन इज सराउंडेड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। अब बताओ, फर्स्ट ग्रुप में मैंने सारे मोनोवेलेंट ले सकता हूं, पर किसको नहीं ले सकता? लिथियम को। अब अपना क्वेश्चन यही है कि बताओ यहां पर एलम बनाने में लिथियम क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि सर लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम ही कितना होता है? 4। जबकि यहाँ कितना रिक्वायर्ड है? 6। समझ गए? ठीक इसी तरह से यहाँ बोरोन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगेन, बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड पीरियड का है, मैक्सिमम होगा 4, रिक्वायर्ड कितना है? 6। इसलिए ये दो क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट, पहली बात तो ये कि कौन कौन आयन, कौन कौन एलम नहीं बना सकता। अच्छा, इसका फॉर्मूला अभी आपने लिखा था ना, K2SO4 वाला, याद है? क्या एलम डबल सॉल्ट होते हैं? किस किस के होंगे, बना लेते हैं। सर एक तो आपने लिया होगा KOH, उसको किससे ट्रीट कराया होगा? H2SO4। दूसरा आपने लिया होगा सर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, और उसको फिर किससे ट्रीट कराया होगा? H2SO4 से। तो इससे तो सर हमें मिल गया K2SO4, और इससे हमें क्या मिल गया? Al2SO4 होल थ्राइस।
ठीक है, अब बताओ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमसे पूछा जाए पेज नंबर 56 पर कि किससे बना हुआ है, तो क्या मैं आसानी से नहीं बता सकता? 35 के आसपास क्वेश्चन नंबर देखो, 25, किस किस का बना हुआ सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो कहीं लिखा है? तो ये डबल सॉल्ट है, और मैं सिर्फ उस फॉर्मूला से ही बना रहा हूं सब कुछ। मतलब मैंने भी किससे याद किया, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला से क्या बनाया, जनरल फॉर्मूला, और उसी से मैं सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं। ये बताओ, नेचर में इसको पानी में मिला दें तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक? एसिडिक, क्योंकि कौन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन नेचर में कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन। और कितनी नई बातें आ गई, पहली बात तो रेशो, दूसरा ये क्या होते हैं सारे आइसोमॉर्फस, तीसरा ये डबल सॉल्ट है, किसके बने हुए हैं, इनके, और चौथी बात, कौन कौन एलम नहीं बना सकता, लिथियम नहीं बना सकता और बोरोन नहीं, जबकि उन दोनों के बाकी मेंबर्स बना पा रहे हैं। क्यों बना पा रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना नहीं है। अब लिखिए आप, कौन कौन नहीं बना सकता? वैसे तो बहुत सारे नहीं बना सकते, पर स्पेशली किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में होते हैं मोनोवेलेंट और 13th ग्रुप में होते हैं ट्राईवेलेंट, इसीलिए उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन नहीं बना सकता। तो उनमें से वो नहीं बना सकते सेकंड पीरियड के, क्यों नहीं बना सकते बेटा? क्योंकि यहां पर मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रिक्वायर्ड है, 6, और उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। ये अभी मैं लिखवा दूंगा ना, ये वाला पार्ट। lithium and boron can't form alum due to less coordination number। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे बेटा, 4, जबकि रिक्वायर्ड कितना है, 6, whereas required coordination number is 6। अच्छा, फर्स्ट और 13th ग्रुप के बीच में कौन सा ग्रुप फंसा हुआ है, सेकंड। एस और पी में कौन सा फंसा हुआ है, सेकंड। तो अगर वहां पर मान लीजिए कोई सेकंड ग्रुप का आ जाए, तो क्या फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, M2 की जगह क्या लिखूंगा, MsO4, M2 डैश
SO4 होल थ्राइस 24H2। बताओ क्या ये एलम जैसा दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, सब कुछ सेम है, बट इसको एलम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सूडो एलम। क्या बोल देंगे इसको अपन? सूडो एलम। बस किसका रिप्लेसमेंट हो गया? मोनोवेलेंट की जगह बाईवेलेंट मेटल यहां पर आ गया। बाईवेलेंट किस में मिलेगा? सेकंड ग्रुप में। तो ऐसे अगर एलम बन जाए तो उनको हम कौन से एलम बोलेंगे? सूडो एलम। जैसे नाइक की जगह नाइकी आ जाए, है ना, थोड़ा सा बदल देते हैं, वो इतनी सी तो चेंज करते हैं, है ना, रिबूक को रिबूकी कर देते हैं, है ना, रोबोक कर देते हैं। तो जरा सा चेंज करने पर वो सूडो हो जाएंगे, प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज हो जाए। आजकल तो फर्स्ट कॉपी आती है बहुत सारी चीजों की, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, है ना। वाले और वो खुद भी होलोग्राम लगा देते हैं। आप अगर कोशिश करोगे ना उस होलोग्राम को उससे चेक करने के लिए कि भाई मैं मोबाइल से चेक कर लूं, तो उनके पास उसका भी सिस्टम होता है, वो उन्हीं के सिस्टम में जाता है, फिर वहीं से वेरीफाई हो जाता है कि दिस इज ओरिजिनल प्रोडक्ट। तभी तो वो सस्ता मिलता है। अब ये सब एलम के बारे में हो गई हैं इंपॉर्टेंट बातें, फिर से देख लो। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। क्यों बोला आइसोमॉर्फस? बिकॉज दे आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर। आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं ये? बिल्कुल है, क्योंकि दो दो सॉल्ट मुझे तो आयन के ही नजर आ रहे हैं। उसके अलावा रेशो बना सकते हैं। डबल सॉल्ट, किस किस का डबल सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक। क्यों होगा एसिडिक? एसिड थोड़ा ज्यादा है, ठीक है भाई, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पर ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, वीक बेस है, इसलिए नेचर थोड़ा सा कैसा हो गया? एसिडिक। और लिथियम और बोरोन नहीं बना सकते, क्या रीजन लिखेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रिक्वायर्ड है, और यहां पर इनका कितना आता है? 4। इसके साथ ही कौन सी फैमिली एंड होती है? बोरोन फैमिली, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली में से एक है। ये पहला पार्ट रब कर दें। नेक्स्ट छोटी सी फैमिली है कार्बन फैमिली। छोटी इसलिए बोला क्योंकि मेंबर ही बहुत कम है, मतलब ग्रुप में मेंबर ज्यादा है, पढ़ने वाले कम है। बोलो कौन कौन से मेंबर होंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम। क्या इस वाले ग्रुप में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं? नहीं है। सब ऊपर से नीचे बढ़ाते आओ, बस यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है। अच्छा यहां भी कभी बताना हो तो किसका साइज बढ़ता हो? नीचे वालों। क्यों स्लाइटली बड़ा है? बताओ इसमें से प्लम्बम में कोई इफेक्ट लगा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी जैसे प्लम्बम की +2 इज मोर स्टेबल देन +4। और इसका क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 56 पे। सेकंड क्वेश्चन होगा ऊपर से, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट और नॉट? कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? PvI4। पहला वाला कर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन TlCl3। दो दो आंसर लगा दें भाई, बाकी दो तो कर रहे हैं। एक तो TlI3 जो है ना, वो तो इस तरह से बना हुआ है, Tl+ और I3-, तो यहाँ तो +1 आ ही रहा है। मैं तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका एक बेसिक रीजन ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों में से भी इसके होने के चांसेस और कम है। भाई देना तो आंसर 4 में से ही है ना, कोई पांचवा आंसर तो हमें पिक करना ही नहीं है। तो इन दोनों में से भी किसके डाउट होने के ज्यादा चांसेस है? इसके, क्योंकि इसकी EN और कम है।
हमेशा ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप किससे भी कर सकते हो, EN से भी। मान लो 4 ऑप्शन दे रखे होते, PVF4, PVCl4, PVBr4 और PVI4, तो बताओ किसके होने के चांसेस सबसे कम है? किस बेसिस पे बोला? EN के बेसिस पे ना। और रिड्यूसिंग नेचर वाला ट्रेंड आपने पढ़ ही रखा है, किसके होने के चांसेस सबसे ब्राइट हैं? तो उन गिवन ऑप्शंस में से हम आसानी से जिसकी EN कम होगी उसको हटाते जाएंगे। तो उस वाले ऑप्शन में किसको हटा दो बेटा? PVI4 को। क्यों हटा दिया जाए? क्योंकि सर उसकी EN क्लोरीन से भी कम है। बताइए कार्बन और सिलिकॉन मेटल है कि नॉन मेटल? जर्मेनियम और टिन मेटेलॉइड। इवन टिन में तो मेटेलिक कैरेक्टर भी थोड़ा ज्यादा है, और प्लम्बम प्रीडोमिनेंटली क्या है? मेटल है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कराइए इनकी किससे? ऑक्सीजन से। किस तरह के ऑक्साइड बना सकते हैं ये? सर +2 का भी बन सकता है और +4 का। +2 में EO और +4 में EO2। जैसे प्लस टू में बोलो CO, SiO, GeO, टिन का ऑक्साइड और प्लम्बम का ऑक्साइड। यहां बनवाइए CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। इन ऑक्साइड्स के बारे में कुछ पता है आपको? ये चारों एम्फोटेरिक हैं, जनाबे आली वाले में आते हैं ये चारों। ठीक है, ये न्यूट्रल और ये तीनों एसिडिक। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। तो ये किस नेचर का हो जाएगा? ये एम्फोटेरिक तो नहीं है। ठीक है, मेटल का कैरेक्टर कम है, तो इसको आप स्लाइटली क्या बोल सकते हो? एसिड। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है? लास्ट के 2-3 में। तो इसका मतलब इसके अंदर थोड़ा सा कैसा कैरेक्टर होगा? एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा ही होगा। कौन स्टेबल है, CO की CO2? CO2 इज मोर स्टेबल। तभी तो CO का कहीं यूज किया है आपने? बताओ। मेटलर्जी, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में जब किसी भी ऑक्साइड को रिड्यूस करना था तो उसमें क्या मिलाया था? कार्बन। और आप याद करो, जब टेम्परेचर कम होता है तो एक्चुअल में कार्बन एक्ट नहीं कर रहा होता है, कौन एक्ट कर रहा होता है? CO। और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर कौन एक्ट करना चालू करता है? कार्बन। तो ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट। अब वैसे भी देख लो ना, इसको किस में जाना है? +4 में। खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। सबसे पहले जिस मेंबर के बारे में पढ़ना है वो हमारे पास कौन है? CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। बताइए किस किस तरीके से हम इस चैप्टर में इसको पहले बना चुके हैं? नहीं बनाया इस चैप्टर में कहीं? कहाँ बनाया था? अरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब हमने फॉर्मिक एसिड को किससे ट्रीट किया था? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब याद करो बेटा वाटर रिमूव हो गया था और क्या बना था? CO। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये। और ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बन का अमाउंट ज्यादा हो और ऑक्सीजन लिमिटेड हो, तब भी किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और अगर कोक को किस पे से पास कर दिया जाए? स्टीम पे से, तो एक मिक्सचर बनता है जिसको आप बोलते हो वाटर गैस, CO+H2। दिस इज नोन एज वाटर गैस। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस, सिन गैस। पर अगर इसी में इस कोक को एयर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, तो बताओ एयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन।
इसीलिए प्रोडक्ट बनता है CO+N2 और इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। So these are few methods of preparation of carbon monoxide. कैसी गैस है, पॉइजनस की नॉन पॉइजनस? कैसे पता लगा पॉइजनस? हाईली रिएक्टिव है, इनहेल करने पर हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है? कार्ब हीमोग्लोबिन, और उससे होती है फाइनली डेथ, सफोकेशन। वो सर्दियों में ऐसी ही खबरें आती हैं कि एक घर के सारे लोग सोते सोते मारे गए क्योंकि उन्होंने कमरे में क्या जला लिया था, कुछ ऐसे ही अंगीठी सिगड़ी कुछ जला लिया था। फिर उससे क्या हुआ, CO प्रोड्यूस हुआ और उनको पता भी नहीं लगा। उस सुबह पता लगा ना, CO2। सुबह भी उनको नहीं पता लगा। हाँ, तो CO2 अब इसी में किसका किसकी अमाउंट बढ़ा दी जाए, ऑक्सीजन की, तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2। क्या कोई और मेथड है जो आपने पहले से पढ़ रखा हो इससे पहले वाले किसी चैप्टर में? अरे हमने पढ़ा था जब कोई भी कार्बोनेट अदर देन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम हीट करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2। इसको बोलते हैं हम मार्बल या लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। उसी से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा ये। और कोई मेथड याद हो? किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर दो, फॉर एग्जाम्पल कंबशन, CH4+O2 मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकल जाता है, वाटर वेपर्स। ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है H2CO3? वीक एसिड है। अब देखिए बेटा, दो तीन चीजें आगे ध्यान रखिएगा। मोस्टली केसेस में अगर आपको कहीं H2CO3 ना लिखा हुआ मिले तो फिर लिखा हुआ मिलेगा CO2+H2, तो एक ही बात रहेगी। क्यों रहेगी एक ही बात? क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने की वजह से इंस्टेंटली किसमें भी कन्वर्ट होता रहेगा। तो मोस्टली केसेस में आपको जहां पर ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा वहां पर क्या समझना है, CO2+H2, दोनों एक ही बात है। ये वाला पार्ट रब कर दें। कार्बाइड कहीं पढ़कर आए थे इसी चैप्टर में, किस टॉपिक में, हाइड्रोलाइसिस में। कार्बन का कैसा कंपाउंड होगा, बाइनरी। तीन तरह के बन सकते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टेशियल। याद आ गया? आयनिक के भी तीन पार्ट बनाए थे, याद करो, मिथेनाइड, एसिटिलाइड, और एक बनाया था बेटा एलिलाइड। किस बेसिस पे बनाए थे कि सर इसमें कार्बन पे चार्ज होता है -4, यहाँ पे 2 कार्बन पे चार्ज होता है -2, और यहाँ 3 कार्बन पे चार्ज होता है -4। इसके हाइड्रोलाइसिस से बनने वाली गैस कौन सी है, CH4। देखो इधर कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं, 4, इसलिए बन गया CH4। तभी तो इसका नाम क्या है, मिथेनाइट। बताओ यहाँ पर 2 कार्बन पे कितना चार्ज है, -2, यानी कि कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 2, तो बन गया एसिटिलीन, इसलिए बोला एसिटिलाइट। यहाँ पे 3 कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, -4, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4, इसलिए बन गया C3H4। इसको क्या बोले थे, एलीन, है ना, एलाइलीन बोल दो।
प्रोपाइन बोल दो, तो उसी से इसका नाम क्या बना है, एलिलाइट। इसके तो दो ही एग्जांपल है पूरे, कौन कौन से, B4CSiC, दोनों ही क्या है, पॉलीमर, 3D पॉलीमर। और ये मेटल लैटिस के वॉइड्स में, तो अगर ये वॉइड्स, मान लीजिए मेटल का मैंने लैटिस बनाया, तो इसमें जो भी छोटी मोटी जगह है वॉइड्स की फॉर्म में, उन वॉइड्स में कौन ट्रैप हो जाएगा, कार्बन। तो यहाँ कार्बन अगर ट्रैप हो गया, तो इनसे बनने वाले कार्बाइड को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक बनाएगा, जनरली एस ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये कौन सा, D&F। तो ये थे अपने कार्बाइड्स। अंजुमन की तबीयत कैसी है बेटा, आपकी सिस्टर की, ठीक है, क्या नाम है उसका, तस्लीम, है ना, हाँ। अच्छा, मुझे दिमाग में वही आ रहा था, मैंने वही बोल दिया। हाँ, बना लिया। कौन सा बिगनर्स बॉक्स फिनिश करना है अब, 4, 5, आई थिंक 6 भी हो गया होगा। हाँ, कौन सा पार्ट हटाऊं, ये वाला ना, इस वाले फैमिली में आखिरी टॉपिक है ग्लास। किसको बोलते हैं ग्लास, वाह। सॉलिड स्टेट हो गया, नहीं हुआ, कुछ पता होगा पहले ग्लास के बारे में, देखो, बड़ी टॉल बिल्डिंग्स पे, हाँ बहुत बढ़िया बात, वसुंधरा सही बताया है ना। अब मैं एक एक बात बोल दो, फिर उसके बाद आपसे आंसर लेता हूँ। टॉल बिल्डिंग्स पे जो सबसे ऊपर वाले ग्लासेस होते हैं, वो लंबे समय के बाद नीचे से हो जाते हैं थिक, थिक हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे फ्लो करता है, बट वो एक दिन दो दिन में नहीं करता, सालों में करता है। तो हम उसको बोलते हैं कि वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। अब आप बताओ कि अगर ग्लास के लिए कोई इसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी वर्ड पूछा जाए तो क्या बना, एक तो तुम बताओगे और एक आप बता रहे हो, बोल चुके आप, खत्म हो गई बात, बोलो। बहुत बढ़िया, अगर इसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाना पड़े, तो हम इसको बोल सकते हैं अमोर्फस और सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड क्यों बोला, क्योंकि ये फ्लो करता है, लंबे समय में फ्लो करेगा,
और अमोर्फस क्योंकि इसमें एनआइसोट्रॉपी होती है, आइसोट्रॉपिक नहीं होता। क्या होती है? एनआइसोट्रॉपी। इसका मीनिंग तो क्लियर ही होगा। अलग अलग एंगल से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आए तो आइसोट्रॉपिक, और अलग अलग आए तो एनआइसोट्रॉपिक। तो ये सुपर कूल्ड है। अगर इसका टेक्निकल पूछा जाए कि भाई ये बना हुआ किससे है, तो ग्लास आर सिलिकेट्स और मेजर पार्ट है सोडियम एंड कैल्शियम। सो ग्लास आर सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। अब देखो सोडियम किस ग्रुप से आता है? फर्स्ट से। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा M2O। कैल्शियम किस ग्रुप से आता है? सेकंड से। तो जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो CaO। और सिलिकेट के लिए लास्ट में क्या लगाना होता है? SiO। तो ये इनका क्या बन गया? जनरल फॉर्मूला। क्या हम हमारी डेली लाइफ में सिर्फ ये वाला ही गिलास काम में लेते हैं, या और भी कई गिलास हो सकते हैं? कई तरह के गिलास हो सकते हैं, देखते जाएं। सबसे पहले आएगा सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास को सोडा ग्लास भी बोला जाता है। सॉफ्ट, तो इसका मतलब किससे बना हुआ होगा? सोडियम। क्योंकि सोडियम आपको मालूम है चाकू से कट जाता है, इजीली कट बाय नाइफ। तो दीज आर एक्चुअली कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा? कार्बोनेट। अब अगर हम दूसरे क्लासेस की बात करें, अपने सिलेबस में कई नेम दे रखे हैं, मैं वो सारे नेम लिख रहा हूं और उनका मेथड किस किस से बना हुआ है वो भी देख लेते हैं। सोडा ग्लास के बाद हो सकता है हार्ड ग्लास आ जाए। हार्ड ग्लास का दूसरा नाम है पोटाश। तो नाम से ही क्लियर हो गया। अब किसका सिलिकेट आ गया होगा? पोटेशियम का, यानी कि सोडियम को रिप्लेस करके पोटेशियम। फ्लिंट ग्लास, जो बल्ब्स वगैरह होते हैं वो वाले ग्लासेस क्या कहलाते हैं? फ्लिंट ग्लास। उसमें क्या करेंगे बेटा? इस सोडियम के साथ कैल्शियम को रिप्लेस करके किसको ले लिया जाएगा? प्लम्बम को। तो उनको हम कौन से ग्लास बोलेंगे? फ्लिंट ग्लास। और माउंटेन्स पे चढ़ने वाले माउंटेनियर्स को आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा मोटा चश्मा लगा के रखते हैं, दैट इज नोन एज क्रुक्स ग्लास। अब ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये महंगी चीजों से बने होते हैं। महंगी चीज कौन सी होती है? जो कम मिलती है। महंगी चीज कौन सी होती है? जो कम मिलती है। सबसे कम मिलने वाले एलिमेंट्स होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और उनमें आता है सीरियम। किस किस फैमिली में? 4f। 4f का पहला मेंबर सिरफिरा वाला, ये वो सी है, सीरियम। तो ये गिलास बहुत महंगे होते हैं, इनकी रेंज ही 50,000 से ऊपर स्टार्ट होती है, क्योंकि ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं? यूवी रेस से। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। एवरेस्ट पे चढ़ना मतलब कम से कम 1 करोड़ का बजट होना चाहिए, तब आप भी एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। तो आपको चढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस पैसे होना चाहिए, इतने सारे रुपए होना चाहिए, बाकी वो सब चढ़ा देंगे आपको, है ना? क्यों? क्योंकि साथ में वो चलते ही है। अब आपको क्या चाहिए? अपनी सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए आइस पे कौन सा गिलास होगा? क्रुक्स गिलास। पैरों में अच्छे शूज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, और साथ में सामान उठाने के लिए शेरपाज होंगे, है ना? वो आपको, आप नहीं भी चढ़ना चाहोगे तो वो आपको चढ़ा ही देंगे। वो साल भर में 1-2 बार तो लोगों को चढ़ाने में ही चढ़ के आ जाते हैं, पर आपने कभी उनका नाम नहीं सुना होगा। तेनजिंग के अलावा आपने किसी का नाम सुना? तो वो पहली बार था जब वो बाकी लोगों के साथ उसका भी नाम है, उसके बाद तो कॉमन हो गया कि इनका तो काम ही हमें पहुंचाने का है। तो ड्राइवर जैसे किसी ट्रेन का ड्राइवर होता है, पायलट होते हैं, तो वो थोड़ा ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। कौन जाता है? प्लेन जाता है, आप जाते हो, और वो तो रोज ही आता जाता है। तो ठीक वैसे ही सिस्टम होता है। तो वहां पर चढ़ने के लिए महंगी चीजें चाहिए, उनमें से एक बहुत महंगा गिलास आता है, ये CO2 का। रेवेन के चश्मे बहुत महंगे आते हैं, आप क्या तो 3-4 हजार का आता है, पर वो भी यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, पर उनको पहन के नहीं जाया जा सकता ना।
क्योंकि वो यहाँ पे यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे यूवी रेस क्या होंगी, और आप कहते हैं अगर वहां चश्मा नहीं हुआ तो यू विल बी ब्लाइंड, क्योंकि वो सीधे आपके रेटिना पे अटैक करते। नेपाल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, उसी परमिशन के 20-25 लाख रुपए होते हैं। और आपने सुना हो तो अभी रिपोर्ट भी आई थी कि वहां इतने ज्यादा लोग जाने लगे कि वहां पे कचरा इकट्ठा हो गया पूरा, क्योंकि जो लोग जाएंगे वो अपने सिलेंडर वहीं छोड़ के आ गए, प्लास्टिक छोड़कर आ गए। लास्ट ये वाला गिलास टेस्ट ट्यूब्स में बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब आती थी, है ना। तो यहाँ पे बोरोन और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स काम में आते हैं इसको बनाने की। तो दीज आर ग्लासेस, दे आर टाइप्स, है ना। एंड किससे बने हुए हैं ये में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, क्रुक्स, महंगी चीज इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा वाला बिगनर्स बॉक्स करोगे, 5 and 6, 1 to 4 कर लिया आपने, सारे हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं अटका है। 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 में से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जो आपको प्रॉब्लम किया हो, मतलब क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आई है। तो आप किसका वेट कर रहे हो, मतलब मेरे को कहीं आना है ना, कि भाई आज वहां पे बैठकर सर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप खुद आओगे, मतलब डिसाइड तो करो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, या खुद से हो जाते हैं इधर उधर देख के आंसर देख के अच्छा ये याद कर लो। आप कुछ ना करो तो कम से कम ये जो लास्ट के 5 सेगमेंट होते जाते समय तभी पूछ लो। और मेजर प्रॉब्लम्स हो तो काउंटर का टाइम हमेशा फिक्स रहता है 4:45 to 5:10, वहां पे आके पूछ लो, नीचे काउंटर लगता है, कभी गए हो तो। चलिए डन विद दिस। ये कौन सी फैमिली फिनिश, कार्बन। कार्बन फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर कौन कौन से थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2। अब इसके कई क्वेश्चन है शायद बिगनर्स बॉक्स 5 में या 6 में SiO2 को लेकर। 6th में है SiO2 में क्या पाई बॉन्ड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कहां से मिलेगा। उसमें तो सारे ही बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ CO2 और SiO2 के डिफरेंसेस, तो अपने को याद है CO2 की स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O, जबकि SiO2 एक पॉलीमर है जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। दोनों ही एसिडिक हैं, कॉमन चीज पूछी जाए तो दोनों ही कैसे हैं, एसिडिक। बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसी डिफरेंसेस पे कोई क्वेश्चन बना हुआ हो तो आप ये देख लेना SiO2 एक। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन। लिख लिया अपने वाला पार्ट, कल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जो है, मैं बता इस बारे में क्या एक ही रोना क्या क्या रोए बार बार, कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, है ना। हम कम से कम 3 लेक्चर पीछे, एक दो नहीं, 3, वो भी आज का काउंट करके। आपको पता है बॉयज की क्लास रात को 8:45 तक चलती है, 8:45 तक। अपनी नहीं चल सकती, अपनी ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और चल सकती है ना, मैं 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है, निकोजन्स। क्यों बोलते हैं निकोजन्स, कौन बता रहा है, ये एक ही बच्ची बताएगी क्या, बोलो, आप बोल दो चलो। एक तो स्मेल हो गया,
हाँ, सफोकेशन हो गया, और एक और चीज बोल सकते हो, बैड स्मेल, सफोकेशन, और समटाइम्स फर्टिलाइजर्स भी बोला जाता है। ठीक है, नंबर मेंबर्स बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। किस में लगेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, या फिर भी साइज किसका बड़ा बताना है, बिस्मथ का बड़ा बताना ही है। डाउन द ग्रुप बाकी सब इंक्रीज। कौन कौन नॉन मेटल हैं, ये दोनों नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड, और ये लास्ट वाला प्रीडोमिनेंटली मेटल ही है। इसमें कौन सा इफेक्ट, इनर्ट पेयर। क्या होगा इनर्ट पेयर से, बिस्मथ का +3 बिकम मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। अब जो चीज मैं इसमें किसके लिए लिख रहा हूं, ग्रुप 15 के लिए, सेम आप किस पे अप्लाई करोगे, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पे। यानी कि 3 in 1 काम आप करेंगे यहाँ पे, और वो है हाइड्राइड्स। सबसे पहले इसमें हम रिएक्शन करा लेते हैं बेटा, किससे, हाइड्रोजन से। बताइए, +3 का हाइड्राइड बनेगा या +5 का, क्यों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। क्योंकि सर एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कौन सा टाइप बनेगा, EH3। क्या बनेगा बेटा, EH3। जल्दी से फॉर्मूले बोलो, NH3, PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड, और बिस्मथ का हाइड्राइड। अब देख के बताओ, इनमें से किस हाइड्राइड का यूज आपने एज ए लिगेंड किया है, NH3 और कुछ कुछ जगह PH3। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर लुईस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर हमने इनका तो कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि ये यूज आते ही नहीं है। ठीक, दूसरा, क्या EN में कुछ पढ़कर आए थे इसके बारे में, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई तो H जल्दी निकलेगा, और अगर H जल्दी निकला तो कौन सा नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज, और ये H जिसके साथ जुड़ेगा उसका क्या करेगा, रिडक्शन। तो कौन सा नेचर भी साथ साथ इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग नेचर। आप इसको थर्मल स्टेबिलिटी से भी बता सकते थे कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ छोटा अनस्टेबल, तो ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, H रिलीज होगा तो कौन सा नेचर होता है, एसिडिक, और एसिडिक नेचर के साथ साथ हमेशा कौन सा नेचर चलता है, रिड्यूसिंग। ठीक है, ये हाइड्राइड याद रखना, ये किसकी बात चल रही है, हाइड्राइड्स की, किसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्साइड्स की बात नहीं कर। ऑक्साइड को किससे देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बताओ कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं, E2O3 और E2O5। इसमें आपको याद ही है, N2O3 बनाएगा सबसे पहले, P2O3, AS2O3, एंटीमनी का ऑक्साइड, और बेटा बिस्मथ का यहां भी बनेंगे N2O5, P2O5, बना तो सभी लेंगे। ठीक है, ऐसे बनते चले जाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ इसमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, लास्ट ये ले रहे हैं, अगर अपने पास ऑक्साइड्स की नेचर पता लगानी हो तो दो तरीके थे। पहला, EN, EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, और दूसरा तरीका था ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। अब बताओ N2O3, P2O3 और आर्सेनिक के ऑक्साइड में विच इज मोस्ट एसिडिक, N2O3। क्यों बोला N2O3, क्योंकि सर इसकी EN सबसे ज्यादा है, इसकी EN सबसे कम,
En जिसकी ज्यादा होती है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा। अब इधर आ जाओ, अगर सारे के सारे ऑक्साइड नाइट्रोजन के ही होते, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, अब बताओ कौन एसिडिक हो जाएगा? अब किससे देख रहा हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो ये दो चीजें याद रखनी है बेटा। पर मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्साइड। अब ये मत बोलना कि सर ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही थी, पर वो किसकी इंक्रीज हो रही है? हाइड्राइड्स की। और यहां ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है? ऑक्साइड। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों प्रोडक्ट ही अलग अलग, एक ऑक्साइड है बेटा और एक हाइड। क्लियर हो गई मेरी बात ये? ठीक है, आज इसको यहीं रोकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो, है ना? और फिर इसमें आगे हम और प्रॉपर्टी, ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, ये दोनों प्रॉपर्टी किस पे भी एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे अपन, 16 और 7। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, उस ग्रुप के मेंबर्स आ जाएंगे, रेस्ट विल रिमेन एज इट। चलो फिर इसको कल करते हैं कंटिन्यू।